क्या आज के इस बजट से आपको उम्मीद है, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक आज के बजट का प्रश्न है, 11 बजे पेश करेंगे ये, मगर मैं तो बात करूंगा पिछले साल जो इन्होंने बजट पेश किया था दिया कुमारी जी ने जी, और तमाम तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने की थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने की बात की थी। तो हालात ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जिनमें आज तक जमीन भी अलॉट नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां जिनकी अभी डीपीआर भी नहीं बनी। बड़ी बड़ी बातें, 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी इन्होंने, और पूरे 1 साल के अंदर इन्होंने एक भी नौकरी नहीं दी। खाली हमारी पिछली सरकार की जो नौकरियां थी उनको उनके वो बांट करके और इन्होंने अपनी गाल थपथपाने का काम किया। इन्होंने 92,000 जो घोषणा करी है, जो कैलेंडर जारी किया है, उसके अंदर 52,000 इन्होंने 4th क्लास जो है वो पढ़े लिखे जो नौजवान है, MA BEd और तमाम तरह के बच्चे नौजवान, उनको सबको इन्होंने 4th क्लास चपरासी बनाने का काम ये करने लगे हुए। बची हुई 20,000 की जो बची हुई और हैं, उसमें से लगभग 15-16,000 तो ये ठेके पे देने की बात करते हैं। 2-4 हज़ार नौकरियों का रोड मैप इन्होंने अगले आने वाले पूरे कैलेंडर ईयर के अंदर बनाने का इन्होंने काम किया है। उसके अलावा आप देखिए, बड़ी बड़ी हमारे बीकानेर की मैं बात करूं, इन्होंने कहा कि साहब वहां पे हम सेरेमिक हब बनाएंगे, पवनपुरी पे रेलवे क्रॉसिंग बनाएंगे। कोई अता पता ना सेरेमिक हब का पता है। वहां पे किसान आज धरने पे बैठे हुए हैं। आज नहरी पानी की समस्या है जबरदस्त। लूणकड़सर के अंदर किसान आज जबरदस्त अभी उस पर लगातार आंदोलनरत हैं। ऐसे ही गढ़साना और रावला के अंदर आज किसान आंदोलनरत है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में किसानों में नहरी पानी की जो स्थिति है वो आपके सामने है। उसके अलावा 6 घंटे बिजली वो मांगते हैं। ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं बिजली बनाने की। लेकर आप कह रहे हैं, पानी को लेकर तो और सुनिए मैडम, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। अभी राज्यपाल महोदय का जो बजट का अभिभाषण था, उसके अंदर इन्होंने ये कहा था, राज्यपाल जी ने, जबकि पिछले बजट में ये कहा गया था कि हम लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके और 25 लाख लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। जबकि उसकी परिणति के अंदर, राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर, राज्यपाल महोदय से कहलवाया जाता है कि इन्होंने पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ 11 लाख लोगों के, यानी 25 लाख के मुकाबले 11 लाख लोगों के घरों पे पानी पहुंचाने का इन्होंने काम किया है। मुझे कहना चाहिए कि तमाम ये वाहियात और कोई मतलब की बात नहीं है, एक भी इनकी योजना धरातल पे आई नहीं। आज भी राजस्थान की जनता इनकी मुंह की तरफ टकटकी लगा के देखे, पूरा प्रशासन और सरकार पूरी ठप पड़ी हुई है। ये प्रति सरकार कोई एक काम नहीं। पानी का आप जिक्र कर रहे हैं, जबकि पानी के लिए तो ये सरकार सबसे ज्यादा बीते 1 साल में चर्चा के लिए रही है। चाहे ERCP की बात हो, अब ERCP को लेकर क्या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई घोषणा की जाती है क्या? क्योंकि उसमें तो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन ठीक है, उसका नाम राम जल सेतु योजना बनाने का, नाम बदलने का काम इन्होंने किया। इनके DPR अभी कल परसों आई अखबारों के अंदर 4 दिन पहले, उसके अंदर हमारा जो पानी था उससे भी 25% पानी हमको कम मिलेगा। नमित जी, पानी को लेकर केंद्रीय परिवर्तित योजना बनाने की बात थी, आज तक उस आइन पे कोई काम इनसे नहीं हुआ। ठीक है नमित जी, देखिए पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने आप पर निशाना साधा कि इन्होंने इतनी घोषणाएं करी, आज भी देखिए आप हर घर जल हर घर नल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतने कनेक्शन ये दावे कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सर मुझे ये बताइए कि बीते 1 साल में CM भजनलाल शर्मा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते नजर आए, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे चंबल के पानी के वितरण की बात हो। तो कांग्रेस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि ये सब बस दिखावे के लिए है, धरातल पर नहीं हो पाया कुछ काम। तो आप घोषणाएं कर रहे हैं तो धरातल पर भी लाइए, जवाब दीजिए नमित जी। देखिए नंदिनी जी, मेरे मित्र जो बोल रहे हैं ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इनको केवल राजनीति करनी है, राजस्थान के विकास की बात नहीं करनी। ये आरोप लगा रहे हैं रावला गढ़साना के किसानों की, वहाँ के किसानों की। क्या 1 साल में सारे किसान आंदोलन करने लग गए? जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 1 वर्ष में किया है वो पूरे 5 वर्ष में नहीं कर पाया। आप मत कहिए कि राजस्थान के लिए क्या करना है। हमने किया है, जो बता रहा हूँ मैं, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है जो राजस्थान सरकार ने किया है। हमने जो बजट में बात कही थी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10.22 लाख परिवारों को हर घर जल के तहत हमने जल पहुंचाया है। इसको बिल्कुल देखिए गोदारा जी, रुकिए, आप सुनना सीखिए। आपने बोला, मैंने भी सुना। इन योजनाओं पर 5257 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। 1950 नए नलकूप लगाकर उनको चालू किया गया। 2561 नए हेडपंप लगाकर चालू किए। 2.34 लाख खराब हेडपंप जो पिछले 5 साल में खराब पड़े थे, पिछली सरकार ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। किन खराब हेडपंपों का क्या करना है, हमने उनको सुधारा और उनको चालू किया। इसके अलावा जो हम ERCP की बात कर रहे हैं, पूरे 5 साल ये मीटिंग ही नहीं करी। खुद जल शक्ति मंत्री उस समय के, जो वर्तमान जल शक्ति मंत्री थे उस समय, जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो जयपुर आए, लेकिन सरकार का अता पता ही नहीं सरकार कहाँ थी। अधिकारी गायब हो गए,
मीटिंग करने नहीं आए होटल में। तो ये कोई इनका विजन नहीं था, ये राजस्थान की जनता के लिए प्रतिबद्ध नहीं थे, इनको काम नहीं करना था। ये तो होटल खेल रहे थे, अपनी सरकार बचाने में लगे हुए थे। हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे नंदिनी जी। आप जो बात कर रहे हैं आने वाले राजस्थान की, हाँ। हम उसके बात करेंगे। हम सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, सकारात्मकता की बात करेंगे। जो पिछले 1 साल में हमने किया पेयजल को लेकर 1950 जो मैंने नलकूप बताए, जो नए लगाए, पुराने पंपों को सुधारा। अटल भूजल योजना के तहत हमने 1950 नए जलकूप लगाए, मतलब 2000 रुपए पूरे 2000 नए कूप आपने लगाए 1 साल में। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमने घोषणा करी थी, ऐसे 2.34 लाख खराब को भी सही करवाया। देखिए नए खोदना, भूजल के लिए हम बात करते हैं, नलकूप खुदते हैं भूजल से। हम भूजल का जो जल है राजस्थान का वो बहुत नीचे जा चुका है, उसको बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं। और अभी जो केंद्र की सरकार है, हमारी केंद्र सरकार ने इसमें जो बात करी है, वो बात करी थी कि रिचार्ज सॉफ्ट जो बनाए जाएंगे, उसको लेकर हमने एक योजना बनाई है। और इसी को लेकर आज बजट में बहुत कुछ आने वाला है कि हर ग्राम पंचायत में 3 नए रिचार्ज सॉफ्ट बनाए जाएंगे। उन रिचार्ज सॉफ्ट से क्या होगा, जो बारिश का पानी आएगा, जो खराब जो सूखे कुएं ठीक है पानी डाल, मतलब पानी को लेकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई घोषणाओं को लेकर, और जो केंद्र सरकार की हर घर हर जल हर घर हर नल इस तरह की योजनाएं जो हैं उसे लेकर आप बड़ी बात करेंगे आज। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मैं ईआरसीपी का बार बार जिक्र करना चाह रही हूँ कि आपने बीते 1 साल में बार बार पीठ थपथपाई कि हमने देखिए इतने एमओयू साइन कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। अब वहां पर आप जाकर अगर हम देखें तो क्या वाकई धरातल पर कुछ ईआरसीपी के लिए हुआ कि नहीं हुआ? पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है राजस्थान के लिए। इस पर मैं दोनों प्रवक्ताओं से आगे बात करूंगी। नमित जी आऊंगे अभी, लेकिन सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, गोविंद देव जी मंदिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में दिया कुमारी वहां पर पहुंचेंगी और देखिए बड़ा शुभ कार्य आज होने वाला है कि पूरे 1 साल का जो बजट है सरकार क्या विजन रखती है वो सबके सामने रखा जाएगा। उससे पहले आराध्य देव के दर्शन के लिए पहुंचेंगी। किस तरह के रिएक्शंस वहां जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से बजट को लेकर? सुनील, अभी फिलहाल लाइव तस्वीरें बजट की कॉपियां जा रही हैं विधानसभा के अंदर। सबसे पहले ये तस्वीरें सच बेधड़क पर आपको देखने को मिल रही हैं। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं, विधानसभा परिसर में बजट की कॉपियां इस वक्त अधिकारी ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर में वित्त मंत्री भी पहुंचेंगी दिया कुमारी, और आप सबके सामने जरूर वो तस्वीर भी आएगी, क्योंकि देखिए जितना महत्वपूर्ण केंद्र का बजट होता है एक प्रदेश के लिए प्रदेश का बजट उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो थोड़े दिनों पहले ही केंद्र का बजट आप सबके सामने आया, अब आज राजस्थान की सरकार का विजन आपके सामने आएगा। मैं बार बार यहाँ पर सरकार के विजन की बात कर रही हूँ तो लोगों का जो रिएक्शन है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनील हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, बताइए कैसा रिस्पॉन्स जनता की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है आज? चलिए सुनील, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल। जी बोलिए। छोटे जो स्टार्टअप हैं उनमें स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। छोटी मान लो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, मान लो छोटे जो नए लोग काम करना चाह रहे हैं, जैसे 25,000, 50,000, 1 लाख के लोन उन्हें सरल किया जाए, और ताकि यूथ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अंदर इसमें जो स्टूडेंट हैं उन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि यूथ भारत का जो यूथ है वो आगे चल के वही हमारा भविष्य है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भविष्य में हमारे को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो कह रहा हूँ मैं 25,000 का लोन देना चाहिए और रोजगार बढ़ने चाहिए। रोजगार में मेरा ये मानना है कि सारी जाती युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आज बजट आ रहा है, पूरे साल भर का लेखा जोखा पेश किया जाए। किस तरह की उम्मीद है और युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? युवाओं के लिए अच्छे रोजगार निकलने चाहिए। अच्छी जो वैकेंसियां निकल रही है, गवर्नमेंट की भी निकल रही है, प्राइवेट भी निकल रही है, हर क्षेत्र में अलग अलग अच्छे काम होने चाहिए। क्योंकि स्टार्टअप्स को लेकर भी काफी एक जो उत्साह युवाओं में देखा जाता है, अगर सरकार सहयोग करे तो हो सकता है। तो स्टार्टअप को लेकर क्या कहेंगे? स्टार्टअप के लिए तो क्या है, सबके लिए धीरे धीरे सबके लिए अच्छे काम होने चाहिए। कुछ स्टार्टअप और युवाओं को लेकर, चूंकि यहाँ पर जो नंदिनी आपने देखा कि किस तरह से जो कुछ स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे हैं, युवा रोजगार की बात कर रहा है। इसके अलावा जो पूरे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या खास विजन को देखते हुए बजट पेश होना चाहिए?
इसके लिए तो सब क्या बोले अब आपको सारा काम अच्छे से होना चाहिए बिल्कुल, उसमें जब लगी है। युवाओं से बात होती है सुनील, तो युवा तो सबसे पहले बढ़ती प्रक्रिया की बात करते हैं, युवा सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, युवा सबसे पहले बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माहौल की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि कुछ गत वर्षों में जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था शायद वैसा नहीं हुआ। लेकिन भूपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोटा से। कोटा की जनता की क्या उम्मीद है बजट से, भूपेंद्र वो बताइए जल्दी। बताना चाहूंगा कि आज का राजस्थान का बजट कोटा के लिए अहम है क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला उनका गृह क्षेत्र है, साथ ही 2 मंत्रियों का ये गृह क्षेत्र है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि राजस्थान का बजट आने वाला है, किस तरह की उम्मीद है आज और क्या क्या उम्मीदें हैं आपको। मध्य वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीद है राजस्थान सरकार से, जो सेंट्रल का बजट आया है उससे लोगों में काफी उत्साह है। तो राजस्थान का जो आज बजट आने वाला है उसकी तरफ लोग अच्छी नजर से देख रहे हैं और उत्साह में है क्योंकि किस तरह का बजट लोगों को मध्यम क्लास और मीडियम क्लास लोगों को मिलेगा उससे काफी उम्मीद है लोगों को। और कितनी उम्मीदें हैं बजट को लेकर, क्या क्या नई जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश का बजट पेश किया उसी प्रकार बेसब्री से राजस्थान के बजट का सब लोगों को इंतजार है। और निश्चित रूप से भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में दिया कुमारी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है बजट तैयार कर रही है। महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा क्योंकि सरकार की मंशा शुरू से हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने की है। और मध्यम वर्ग परिवार हो, गरीब परिवार हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, किसानों के हित की बात हो या व्यापारी वर्ग की बात हो, हमें इस बात की खुशी है कि बजट बनाने से पूर्व जनता की राय ली जाती है, जनता की बातें पूछी जाती है। अभी हफ्ते भर पहले सीएम भजन लाल शर्मा जी कोटा पधारे थे तो यहाँ के अध्यक्ष जी ने और जनता ने भी बजट में कोटा के लिए ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं हो, मिनी सचिवालय बने, जगह जगह ओवरब्रिज बने जिससे कि यातायात सुगम हो और विद्यार्थियों की जो कोचिंग सिटी कोटा है उसमें सुविधाएं मिले। और रोजगार की जहां तक मैं बात कहूं तो पिछली सरकार में रोजगार के साधन खुले नहीं थे। इस बार बजट में हम सब यही मांग करेंगे और निश्चित रूप से युवाओं को तोहफा मिलेगा बजट के रूप में ताकि उनका रोजगार हो सके, परिवार का पालन पोषण हो सके, ऐसी हम सबकी सोच है। शिक्षा नगरी कोटा है, यहाँ से शिक्षा मंत्री खुद यहाँ का गृह जिला है, क्या मांग करते हैं कि शिक्षा में यहाँ सुधार हो। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे देश में जो मुहिम चला रखी है शिक्षा को लेकर, उस मुहिम के तहत इस बजट में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा आयाम आएगा। हमारे यहाँ IIIT की भी कंप्लीट हो चुकी है और ठीक है, शिक्षा को देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र ने तमाम लोगों से बात की और देखिए जब भी मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ राय सिंह जी युवाओं की, तो देखिए युवा टकटकी लगाए बैठा है। बीती सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया, भजनलाल सरकार को यहाँ पर मौका दिया, बीजेपी की सरकार को, वो इसलिए दिया कि शायद कुछ बेहतर उनके लिए हो। अभी बीते 1 साल में ये बात सच है कि चाहे भर्ती प्रक्रिया हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, कोई बहुत बड़ा मिरेकल देखने को नहीं मिला। लेकिन अब आने वाले वर्ष के लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती परीक्षाओं की घोषणा अगर करती है तो ये अनाउंसमेंट स्वागत योग्य होगी। कितनी उम्मीदें आपको इनसे? नंदिनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने भजनलाल सरकार ने अपनी पूरे आने वाले 1 साल का जो भर्ती का कैलेंडर जारी किया है, पिछले दिनों अखबारों के फ्रंट पेज पे करोड़ों रुपए के विज्ञापन देके छपा है। उसके अंदर इन्होंने 92,000 लोगों की भर्ती की बात की थी। मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, उसमें 52,000 सिर्फ 4th क्लास चपरासी जो है वो सेक्रेट के अंदर भर्ती करने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या 1 लाख पद जो खाली पड़े हैं, लगभग 1,90,000 से लेकर 1 लाख पद शिक्षकों को खाली पड़े हुए हैं, आप उनको भरने की कोई बात नहीं करते? हमने जो कॉलेज खोले उसके अंदर 2500 शिक्षक हमने कॉलेज लेक्चरर्स जो है शिक्षा संबल योजना थी उसके तहत लगाए। आपने दिसंबर के अंदर ही उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज 70% जो है वो कोर्स उनका हुआ है, 30% कोर्स आज भी वहाँ पे महाविद्यालयों के अंदर अधूरा पड़ा हुआ है। इनका देखिए कोई वास्ता नहीं है। मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं हम 1 लाख भर्ती करेंगे, इन्होंने घोषणा की थी पिछले बजट के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भर्ती का आप बता दीजिए, एक पूरे साल के अंदर एक भी आपने प्रतियोगिता इस तरह की कोई परीक्षा करवाई हो, आप मुझे बताइएगा।
और उसे क्या परिणाम आए, कितने लोग भर्ती में, कितने का आपने दिया। हमारी सरकार के जो पिछली जो हमारी योजनाएं थी उसके अंदर जो बच्चे बैठे वो पास हुए, उनको जो रोजगार मिले, उनको आप जो है वो पत्थर पकड़ा करके बड़ी बड़ी वो करके और ये बता रहे हैं, गाल थपथपा रहे हैं अपने कि साहब हमने जो है इतनी भर्ती करी। अरे भाई आपने एक भी जो है परीक्षा तो आपने आयोजन नहीं किया। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इनको युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये कहते थे साहब कि जो सेना में भर्ती होकर के हमारे जो नौजवान 4 साल बाद लौटते हैं, हम उनको जो है यहाँ पर रोजगार के साथ जोड़ेंगे। भजन लाल जी ने खुद ने कहा है, कोई इन्होंने इस पे कोई काम नहीं किया। मेरे कहने का मतलब कि इनको युवाओं के भविष्य को के बारे में इन सरकार को और माननीय भजन लाल जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। वैसे सर युवाओं के भविष्य की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो हमारे भी मन में एक ख्याल आता है कि युवाओं के भविष्य के साथ जितना खिलवाड़ आपकी सरकार में हुआ शायद ही राजस्थान में कभी किसी सरकार में हुआ होगा। तो ध्यान आपको भी रखना चाहिए था। बहरहाल आज बजट का दिन है और नमित जी का मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ कि देखिए सर, जो हुआ वो हुआ। ये बात भी सच है कि आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं जब भर्ती प्रक्रिया को लेकर, और जब आप ये बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा इन्होंने उठाया कि आप 92,000 की जॉब की बात करते हैं तो उनमें सिर्फ 52,000 53,000 पद अगर 4th ग्रेड के हैं और जो इतने उच्च पद खाली पड़े हुए हैं डॉक्टर्स के, शिक्षकों के, प्रोफेसर्स के और भी कई तरीके के अधिकारियों के, उनको भरने के लिए क्यों नहीं सोचती है सरकार? कुछ बड़ा ऐलान इन्हें लेकर होना चाहिए आज। देखिए नंदिनी जी, जो 1 लाख भर्ती की हम बात करते हैं वो मिनिमम है, जो हमने बात कही वो मिनिमम की कही है। इससे ज़्यादा कितनी भी भर्तियां निकल सकती है और इसको लेकर आज आएगा। जो बात कर रहे हैं मेरे मित्र कह रहे हैं कि आपने हमारे जो हमने भर्तियां निकाली थी, हमने जो परीक्षाएं कराई थी, पहली बात तो आपने जो परीक्षाएं कराई वो सब नीलाम कर दी थी, उनके सारे पेपर नीलाम हो गए थे। और अगर भर्तियां हुई है तो उसका नियुक्ति पत्र तो तत्कालीन वर्तमान सरकार ही देगी ना। उसको आप या अशोक गहलोत जी को बुलाएं, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाएं कि आपकी सरकार ने भर्ती निकाली थी, आप ही नियुक्ति पत्र देके जाओ। तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं? सरकार जो रिपीट होती है, जो नई सरकार आपकी वो करती है, नई सरकार बजट देगी क्या? चलो एक बात बताइए, आप अगर इतने ज्ञान की बात करते हैं तो जो नियुक्ति पत्र भजन लाल सरकार दे रही है, उनको जो सैलरी देगी वो कांग्रेस पार्टी देगी क्या? सरकार देगी, वर्तमान सरकार देगी। अरे भाई फिर ऐसी बात क्यों करते हो? आप क्रेडिट किस बात का ले रहे हो? सरकार का पार्ट है ना, वो सरकार दे रही है, नई सरकार दो, पुरानी सरकार चलिए दो। ठीक है, ये बात हम क्यों आगे करते हो की आप? विजन की बात कर लेते हैं, हम आगे की भर्ती प्रक्रिया की बात कर ले। इस पर भी तो बात कीजिए सर कि नौकरियों को लेकर क्लैरिटी तो नहीं है प्रदेश में, इस समय क्लैरिटी नहीं है। आप घोषणाएं करते हैं, कितने पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया होगी, कितने सिलेक्शंस होंगे, मतलब पहले तो कम से कम ये क्लैरिटी रहती थी, अब तो वो भी कई बार छिपा दिया जाता है। तो ये इतना असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जब ठीक है, और इसके साथ मैं जब बात करती हूँ युवाओं की, तो हम जरा बिजनेस सेक्टर के लोगों की भी बात कर ले। बहुत सारे युवा हैं जो नौकरी के इतर हटके नौकरी देना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सेज रोड का बार बार जिक्र होता है, क्या हुआ 5 सालों में? जो हुआ उसको छोड़िए, बीते 1 साल में आपने बताइए ना कोई ऐसी प्लानिंग रखी हो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बेहतर करने के लिए हम ये करेंगे। जैसी स्थिति थी वही नजर आ रही है आज भी। नमित जी जी बिल्कुल, नंदिनी जी आपने अच्छा सवाल किया है। मैं बताता हूँ, मैं खुद उद्योगपति हूँ, मेरी ऑयल इंडस्ट्री है, मेरी सरसों की ऑयल मिल है। हम जहां बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की, जो हमारा गांव है जहां हम किसान से सरसों की खरीद करते हैं और वहां से ऑयल निकाल के हम बाहर बेचते हैं, तो पहले वहां जो रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया था वो डेवलप नहीं था। पिछले 1 साल में सरकार से, ये मालपुरा की बात बता रहा हूँ मैं, मालपुरा, टोंक, निवाई देवली, वहां पे सड़कें टूटी पड़ी थी और वहां पे स्ट्रक्चर नहीं था। पिछले 1 साल में वहां सीसी रोड, मैं बता रहा हूँ, मेरे फैक्ट्री के बाहर भी डला है। और हमारे वहां जो गोडाउन वगैरह जो है उसको लेकर वहां सीसी रोड डल गई है सारे इंडस्ट्रियल एरिया में। और वहां से लेकर जहां जयपुर की बात करें, या हमारा जो ऑयल बिकता है वो बंगाल, झारखंड उस एरिया में जाता है, तो उसको लेकर हम NH की बात करें, नेशनल हाईवे बन गए। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भरता था, वहां पर जाने के लिए गाड़ी वाले जो बड़े ट्रक वाले हैं, देखिए 25 टन 20 टन का एक ट्रक होता है, अगर सड़क बनी हुई नहीं तो वो ट्रक पलट जाया करता था। तो उसको लेकर सड़कें बन चुकी है। अच्छा, बिजली कनेक्शन की जहां हम बात करते हैं, वहां हमें बिजली कनेक्शन में दिक्कत आती थी, कम बिजली मिलती थी, वहां हमें पूरी बिजली मिल रही है। तो हमारी जो यूनिट है वो 24 घंटे दोनों फेज में चल पा रही है। इसको लेकर जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और जो उद्योगपति की बात कर रहे हैं आप, राइजिंग राजस्थान जो किया गया वो सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में कितनी नई नौकरियां पैदा कर सकता है, ये बहुत बड़ा विषय है। आप देखिए कि हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो यहाँ सरकारी नौकरियां होती है, और आप जब विदेश में जाएंगे जो
अमेरिका है, रसिया है, जो बड़े देश है, चाइना, ठीक है। वहां सरकारी नौकरियां कम नमित जी, होती है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा होता है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट तो प्रदेश में सर तब आएगा ना जब स्थिति हमारे प्रदेश में उस तरह का माहौल क्रिएट हो। अब आप देखिए किस तरह की खबरें आती हैं, एक कंपनी आई जो सोलर एनर्जी, सोलर क्षेत्र में बड़ी इंडस्ट्री वहां लगा रही है, कैसे वहां पर नेतागिरी करी नेताओं ने, किस तरीके से फिर उन्होंने परेशान होकर केंद्र सरकार तक को चिट्ठी भेजी कि यहाँ तो गुंडागर्दी हो रही है, हम काम कैसे करें। तो ये भी तो सुनिश्चित करना सरकार का ही काम है कि राजस्थान में ये माहौल तो कभी नहीं था, ये हम और राज्यों में सुनते थे, बट यहाँ पर जो गुंडागर्दी का आलम है या फिर जो कानून व्यवस्था का हाल है, वो उस विषय पर भी सरकार को कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए और घोषणाएं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी जी, आप जो कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात, आप पिछले 1 साल को उठा लीजिए, पिछले 5 साल को उठा लीजिए। पिछले 5 साल के जो आप ही के न्यूज़पेपर थे, आप ही के न्यूज चैनल पे चलता था कि सीकर से जयपुर आ रही बस में से सवारियों को उतार कर और फायरिंग हुई, किस तरह से डकैतों को छुड़ा कर ले जाया करता था, किस तरह से जो बड़े बड़े जो जेल में बैरक तोड़ के चले गए थे, कैसे मोबाइल पहुंच रहे थे, किस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा हुआ था, किस तरह से हमारी जो इनकी तो जो क्या सब ठीक हो गया? जी बिल्कुल ठीक हो गया। आप देखिए हमने उन पर कार्य किया है, और कानून व्यवस्था की जो बात करते हैं हम, जो अपराधियों में जो राजस्थान पुलिस की जो टैगलाइन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, हमने उसको वापस से कायम किया है। आमजन को जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, महिलाओं के लिए जो जयपुर में हेल्पलाइन नंबर जारी किया मेरा है। तो कानून व्यवस्था को लेकर बात करना सिर्फ इतना सा विषय था कि आज जब बजट आवंटित होगा तो महिलाएं इस ओर जरूर देखेंगी कि क्या खास आप लोग कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है और अब खबरें नहीं आ रही हैं, ऐसा नहीं है। अखबारों में आज भी खबरें हैं, आज भी सर बहुत सारे इंसिडेंट्स हर दिन होते हैं, चोरी की घटनाओं को आप देखिए, राजधानी जयपुर जैसे शहर में इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही जनता ने आपको मौका दिया है। बहरहाल और इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, किसानों के लिए क्या बेहतर होना चाहिए, कई सारे सेक्टर्स है। सीएम भजनलाल शर्मा ने, राय सिंह जी, मुख्यमंत्री ने बजट से पहले एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने संवाद कार्यक्रम किए अलग अलग वर्गों के साथ बैठकर, ताकि जो माइन्यूट से माइन्यूट चीजें हैं जिन पर फोकस सरकार का नहीं जा पाता उन्हें पता चल सके, शिक्षकों के साथ, डॉक्टर्स के साथ। तो हम मानकर चले हेल्थ सेक्टर के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं सरकार अगर करती है प्रायोरिटी के तौर पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा ये। देखिए नंदिनी, अभी बात मेरे मित्र भी बात कर रहे थे, आपका सवाल था कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये जो वर्तमान सरकार इसने क्या किया। हम बात करें पिछले बजट की, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, जैसे इन्होंने बांदीकुई के अंदर इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक पार्क की घोषणा करी। सच तो यह कि आज तक वहां पे उसके लिए जमीन भी अलॉट नहीं हुई। इन्होंने बाड़मेर के अंदर पेट्रो जोन बनाने की बात करी, आज तक वो काम भी कोई चालू नहीं हुआ। बीकानेर के अंदर इन्होंने सिरेमिक हब बनाने की बात करी, ये खुद उद्योगपति हैं, आज तक एक कदम हम चल नहीं पाए। यानी तमाम तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं इन्होंने औद्योगिक विकास के लिए की, और सच तो यह कि उन पे आज तो हालात तो यह कि ज्यादातर को तो जमीन अलॉट नहीं हुई, ना किसी की डीपीआर बनी, और ना पूरे 1 साल में जाकर के एक ढेले पैसे का भी उसके अंदर काम नहीं हुआ। यानी कि औद्योगिक विकास को लेकर के, और आप ठीक कह रही थी, आज बाड़मेर के अंदर जो हालात हैं वहां पर वहां की नेतागिरी चलती है, और किस तरह के हालात, कौन आपके पास आएगा। आपने बड़े बड़े एमओयू साइन करने की बात की, अच्छी बात है, हम तो खुद चाहते हैं कि वो एमओयू जो आपके साइन हुए हैं राइजिंग राजस्थान के अंदर, वो तमाम के तमाम धरातल पे आने चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसमें आपका सहयोग भी करेगी। लेकिन सच तो ये कि आप वो हालात भी पैदा करने में सक्षम नहीं है। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप अभी न जाने बीच में बात चल रही थी औद्योगिक विकास की, आपने उसको छोड़ करके आप दूसरे पे डाइवर्ट करते हो। आप एक पॉइंट पे आइए, आप टोटली फेल्योर है। आपने हवाई पट्टी बनाने की बात करी, आपने हबीरगढ़ के अंदर और किशनगढ़ के अंदर फ्लाइंग स्कूल बनाने की बात करी, आज तक उसका कोई 1 इंच का कुछ काम नहीं हुआ। मतलब मेरे कहने का मतलब, दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। इन्होंने कहा कि साहब हम, आप सुनिएगा भैया, आप सुनिएगा, सॉरी आप सुनिएगा, किशनगढ़ में दिनांक 4/8/2024 को फ्लाइंग ट्रेनिंग चालू कर दी गई है। आप ये पोते पढ़ के बताया करिए, आप लीगल देखिए ना, मेरे पास लीगल है, मुझे मेरे लीगल है। कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? आप बोल ही सकते हैं, कैसे झूठ बोल सकते हैं? ठीक है। कैसे झूठ परोस सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ की किताब लेके आए, ये देखिए मेरे पास दिनांक है, मेरे पास तारीख है,
ऐसे चिल्लाने से काम नहीं होगा। आपने देश में 70 साल आपने एक साल की जो घोषणा करी, आपने 70 साल चिल्ला के राज किया। समन्वय खास नहीं किया आपने। और आप किस तरह वापस से विजन पे आ जाते हैं, वापस से विजन पे आ जाते हैं। झगड़ा मत कीजिए सर, एक सेकंड ठीक है। पिछले 70 सालों में कुंभ टेबल एक सेकंड नमित जी, देश की जो दुर्गति की है आपने, सबको पता है। सुनिए सर, झगड़ा मत कीजिए, एक मिनट नमित जी, एक एक करके, एक ठीक है, झूठ नहीं, एक सेकंड, किशनगढ़ हवाई पट्टी की बात कर रहे हैं हम, एक सेकंड, मैं बता रहा हूं, एक सेकंड सर, झगड़ा मत कीजिए, बजट पर वापस आ जाते हैं हम, सरकार की तरफ से मैं बैठा हूं ना, ठीक है नमित जी, आपका एक सेकंड सर, चार घोषणाएं 4-8 अगर आप लोग एक बिंदु को पकड़कर झगड़ा करेंगे तो सर मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? आप दोनों सर चुप हो जाइए प्लीज सर। राय सिंह जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारे काम इन्होंने जो घोषणाएं करी कुछ नहीं किया, ये कह रहे हैं हमने 90% काम कर दिए हैं। अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता हैंडपंप खोल दिए, इनको शर्म आनी चाहिए। अरे पूरा राजस्थान आज पानी को लेकर के, ठीक है नमित जी, मैं इस पर आपका जवाब ले लूंगी। इनको 20,000 पहले सुनील का रुख करना, कैसी बात करते हैं आप? ठीक है सुनील का रुख करना पड़ेगा। पहले आपके जितने सवाल हैं मैं एक बार फिर से इनका रुख करूंगी, हम फिर से इनसे जवाब ले लेंगे। लेकिन सुनील अभी फिलहाल ये वक्त झगड़े का नहीं, ये वक्त तो बजट के इंतजार का है। और तो उनके बीच में एक शब्द नहीं बोलता। ठीक है ठीक है, मेरा पक्ष रख रहा हूं। नहीं सर, कई बार होता है कि अगर कोई पॉइंट आता है उनके मन में तो वो बीच में इंटरप्ट कई बार डाउन करें ना भाई, आपका नंबर है जब उत्तर दीजिए, मैं तो बोलता नहीं इसमें। झूठ खूब बोल लिया। ठीक है सुनील ठीक है सुनील, आप बताइए कि अभी फिलहाल बजट को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं और आ रही हैं, और दिया कुमारी जी अभी आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने जाएंगी, तो क्या तैयारियां अभी फिलहाल बताइए सुनील, गोविंद देव जी के इर्द गिर्द क्या माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल नन्नी, अब से कुछ ही देर में दिया कुमारी यहाँ पहुंचने वाली, चूंकि जो तैयारियां हैं अभी मंदिर परिसर में वो कर ली गई है। बहुत जल्द दिया कुमारी यहाँ पर पहुंचेंगी, देव दर्शन करेंगी और उसके बाद जो राजस्थान का बजट है वो पेश करेंगी। अभी मैं भी सुन रहा था इस पूरी चर्चा को, चूंकि नंदिनी इसमें जिक्र कर लेते हैं जब बजट की बात हो रही है तो अभी भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बातें हो रही है। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात करें, हमेशा लोकतंत्र में जो अच्छा काम हुआ है उसकी बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये चीजें सामने आई थी। खास तौर पर अगर मैं ऊर्जा सेक्टर की बात करूं, एनर्जी सेक्टर की बात करूं, क्योंकि खास इसलिए भी है कि इस बार जो थीम है बजट की वो ग्रीन बजट थीम रखी गई है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार जो बजट में एनर्जी के सेक्टर में बड़ी घोषणाएं वो हो सकती हैं। पिछले 1 साल में ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम तरह के नवाचार हैं वो देखे गए हैं और उनका धरातल पर भी जो अच्छा काम है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि सोलर एनर्जी, सोलर पर पूरी दुनिया है अब सोलर की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे में साफ जाहिर है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो सोलर एनर्जी का होगा। राजस्थान सरकार भी पिछले 1 साल से लगातार इसमें काम कर रही है और इस बार भी ग्रीन बजट थीम रखी गई है, चाहे पीएम सूर्य घर योजना हो या राज्य सरकार की जो है वो योजनाएं हो सोलर को लेकर। तो ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उम्मीदें हैं वो जताई जा रही हैं। पिछले 1 साल के काम की तारीफ होनी चाहिए, खास तौर पर ऊर्जा सेक्टर में। इसके अलावा युवाओं की बात हो रही है। हालांकि ये माना है कि पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा भर्तियां नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि पहले साल में जो एक जो व्यवस्था है उसको देखा जाता है और किस तरह से भर्ती प्रक्रिया करनी है, क्योंकि पिछली सरकार के समय कई पेपर लीक हुए थे और उसके बाद में भर्तियों पर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में अब जब ये सरकार अगर भर्तियां निकालती है तो किस तरह से पारदर्शिता के साथ भर्ती करवाई जाए। हो सकता है 1 साल वो व्यवस्था करने में लग गया हो। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि युवाओं के लिए भर्तियों का बड़ा पिटारा जो है वो खुल सकता है। लेकिन ये भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इनकी बहुत जरूरत है। क्यों हम पिछड़ गए कई अन्य राज्यों से? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में नहीं पिछड़ना चाहिए था राजस्थान को भी, क्योंकि हम हर क्षेत्र में हमेशा से बहुत विकसित रहे हैं, वेल प्लान रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बजट की कॉपीज विधानसभा के अंदर ले जाई गई। अब से बस 1.5 घंटे बाद बजट आप सबके सामने होगा। राजस्थान को लेकर क्या विजन दिया कुमारी का है, भजनलाल शर्मा का है, ये आप सबके सामने होगा। हमारे साथ अभिषेक त्यागी भी जुड़ चुके हैं जो
अभिषेक जी जुड़ चुके हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। पहले मैं उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता नमित जी का रुख कर लेती हूँ। नमित जी, थोड़ी देर पहले थोड़ी गर्मा गर्मी बहस हुई, वो इस टॉपिक पर हुई कि आप लोग घोषणा करते हैं लेकिन धरातल पर आपके काम नजर नहीं आते। आप ये दावा करते हैं कि ऐसा नहीं है, बीते 1 साल में हमने बहुत सारे काम करे हैं। तो जब यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ उदाहरण दे रहे थे कि आपने ये नहीं किया या आपने हवाई पट्टी नहीं बनाई, क्या कहना चाह रहे थे आप उस विषय पर, क्यों आपको आपत्ति हुई? देखिए नंदिनी जी, मैं जो पिछले बजट में जो किया गया था, जो घोषणाएं की गई थी, मैं उसका पूरा रिकॉर्ड लेकर आया हूँ। बताइए। एक जो योजनाएं हैं जो हमने मई तारीख के कितने तारीख को जी, जो किशनगढ़ की हवाई पट्टी की जो, और ये सर आपको होल्ड पर रखना चाहूंगे। अभी फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब राज्यपाल के साथ सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के बीच में हुई है। आज सुबह के लगभग 7:30 बजे के लगभग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंचे थे और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने माल्यार्पण कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया और ये मुलाकात हुई है सीएम भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के बीच। बजट से पहले की मुलाकात काफी महत्वपूर्ण। आप फिलहाल देखिए जो खबरें आ रही हैं, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की ओर रुख करने की। 11 बजे बजट पेश होना है, उससे पहले 10:30 बजे के लगभग सीएम भजनलाल शर्मा भी विधानसभा के लिए निकल जाएंगे और कांग्रेस के विधायक दल की बैठक की भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष के तमाम विधायक भी बजट के बाद उनकी क्या रणनीति रहेगी, बजट को लेकर किस तरीके से सवाल जवाब होने हैं, क्या रुख रहना है, उसे लेकर भी चर्चा हुई है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग बजट को लेकर तैयारियां कर चुके हैं और अब बस इंतजार हर एक प्रदेशवासी बजट के घोषणाओं को लेकर कर रहा है। वापस से नमित जी का मैं रुख कर लेती हूँ। नमित जी, देखिए जब हम आने वाले बजट की, आने वाले विजन की बात करते हैं तो बीती साल में आपने जो घोषणाएं करी वो कितनी पूरी करी कितनी नहीं करी वो बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, वो सरकार की इच्छा शक्ति को बताता है। तो ये खाका तो सर रखना चाहिए। मुझे तो लगता है कि बजट से पहले सर एक जो रिपोर्ट कार्ड वाला सिस्टम चला वो आप लोगों के द्वारा ही चलाया गया, वो भी होना चाहिए था राजस्थान में कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। जी नंदिनी जी, देखिए जो आप रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो हमने किया, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, पेयजल, ऊर्जा, जिस ग्रीन बजट की आज हम बात कर रहे हैं। नमित जी एक बार फिर से रुक करेंगे, विधानसभा के बाहर विधायक रफीक खान क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। चलिए निकल गए, नमित जी कंटिन्यू करिए आप। जी मैं बता रहा हूँ, पेयजल, ऊर्जा, जो जिस ग्रीन ऊर्जा की, जिस ग्रीन बजट की हम बात कर रहे हैं, जो राजस्थान में सोलार की बात कर रहे हैं, उसको लेकर, सड़कों को लेकर किस तरह से हम जो ग्रामीण सड़कें हैं उसको, जो शहरी सड़कें हैं, जो NHI है उससे जोड़ा जाए। नगरीय विकास में हमने बहुत अच्छा कार्य किया। पिछले 1 साल में जो स्ट्रक्चर जो बनाया है हमने, जो नगरीय विकास को लेकर होता है वो किया। आवासन को लेकर, परिवहन विभाग को लेकर जो नई बसों की जो निकाली है, और जिस तरह से उद्योग विभाग, कितनी नई बसें ली गई, ERCP के लिए क्या हुआ जो घोषणाएं हुई, या फिर भर्ती प्रक्रिया के लिए आपने क्या इस 1 साल में नया नवाचार कर दिया, आप लोगों ने कानून व्यवस्था के लिए क्या नया नवाचार कर दिया, आप लोगों ने शहरों के डेवलपमेंट के लिए, मेट्रो के लिए क्या नवाचार कर दिया, ये सब सर रिकॉर्ड होना चाहिए, पता चलना चाहिए। जी नंदिनी जी, जो ERCP योजना की बात कर रहे हैं, हमने नवनेरा जो गलवा बांध है, विशलपुर इसरदार लिंक के प्रथम चरण को आगे बढ़ाते हुए लगभग 9400 करोड़ के 3 कार्यादेश भी जारी कर दिए हैं। इन पर भूमि अवाप्ति, डिजाइन एवं अन्य आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। और इसकी जो विभिन्न, जो उस समय मीडिया भी पहुंचा था, जब हमारे जो जल शक्ति मंत्री है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी वहां आए थे, और जो हमारे कन्हैयालाल चौधरी जी है और जलदाय मंत्री जो है वो भी वहां पहुंचे थे। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज का जो हम बात कर रहे हैं, उससे यमुना जल जो आवंटित कर रहे हैं वो चूरू झुंझुनू और सीकर को देंगे। DPR भी नहीं बनी अभी। अभी बिल्कुल बताएंगे, DPR बताएंगे, ये कोई ऐसी मजाक का बोलिए ना आप तो बोलिएगा, ये अंदर की बात होती है, ये सभी सरकारें करती आप बोलिएगा। जो बाहर की बात हो बता रहा हूँ, इतने हमने, आप मुद्दे की बात कीजिए ना। परियोजना के तहत 6 कस्बों 752 गाँव में पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए हमने एक परफॉर्मा तैयार किया है, किस गांव में, किस क्षेत्र को, किस दिशा में कितना पैसा मिलेगा, कितना पानी मिलेगा। इसके पश्चात हमने परवन परियोजना, वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात 370 करोड़ रुपए खर्च किए हमने। वो ऐसे नहीं किए कि खर्च कर दिए कागजों में, वहां कार्य हुआ है। और इसके अलावा 52.57 करोड़ रुपए हमने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए खर्च किए हैं। वो
चालू है, कार्य परियोजना चालू है और आने वाले समय में जो किसानों के लिए मतलब अभी कार्य योजनाएं ही तैयार हो रही हैं, लेकिन अब उम्मीद हम ये करेंगे कि धरातल पर जरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता भी नजर आए। ये सर अभिषेक जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। अब एजुकेशन सेक्टर को लेकर बात, नमित जी ने जो एक उत्तर दिया अभी, मेरा उसी से एक लगता हुआ सवाल है या उत्तर है। जो ERCP है, हमारी पिछली सरकार ने 14,200 करोड़ का बजट का हमने प्रावधान किया और उसमें 9,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करके हमने नवनेरा बांध हमने बनाया। हमारे बजट में जो एलोकेशन था हमने कंप्लीट किया और हमारी सरकार चली गई। उसके बाद में भजन लाल जी ने माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बुला करके उसका लोकार्पण करवाया। नंबर 1। नंबर 2, ये बात करते हैं इन्होंने अभी जो यमुना जल की बात कर रहे थे, बोले हम इतने गांव में, अभी भाई साहब अभी तक DPR ही नहीं बनी आपकी। ठीक है, आपके पास कोई योजना नहीं है। और DPR जो है वो कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं होता। मैं समझ गई, ठीक है, तस्वीरें बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ तस्वीरें हैं, धरातल पर नजर नहीं आ रहा है कुछ। तो इस बार के बजट में देख लेंगे और इस पूरे साल में होना चाहिए काम पानी को लेकर भी। अभिषेक जी अब वापस, अब मैं एजुकेशन सेक्टर पर आ जाती हूँ। बीते कुछ दिनों में आपने प्रदेश में सुना कई सारे महात्मा गांधी स्कूल्स को लेकर, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स और काफ़ी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली प्रदेश में और काफ़ी पक्ष और विपक्ष के बीच में विवाद हुआ। अभी फिलहाल देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सबसे बेहतर होना चाहिए किसी भी डेवलप्ड प्रदेश के लिए। तो आप अपना रिएक्शन दीजिए, सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे आप एजुकेशन सेक्टर के लिए? जी मैडम, बिल्कुल। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब आज की तारीख में अगर एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित अगर कोई व्यक्ति है, कोई वर्ग है, तो वो अभिभावक वर्ग है, वो विद्यार्थी वर्ग है। आज जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने वर्तमान में निर्णय लेकर 450 स्कूलों को मर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें से 259 स्कूलों का अस्तित्व खत्म करने का निर्णय लिया, तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन यही करना चाहूंगा कि उस निर्णय पर अपना पूर्ण विचार करें और उन स्कूलों को वापस से पुनः स्थापित करने का प्रयास करें। दूसरा, वर्तमान में अभी एक कल से दो दिनों से लगातार एक ऑर्डर और जारी हो रहा है, जिसमें महात्मा गांधी स्कूलों को हिंदी मीडियम माध्यमिक स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। तो मैं राजस्थान सरकार को कहूंगा कि वर्तमान को ध्यान में रखते हुए भूत को और भविष्य को छोड़ दो, प्रेजेंट की बात करते हैं, हम वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस हिसाब से शिक्षा चेंज हो रही है, तो उस हिसाब से इंग्लिश स्कूलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो अगर पिछली सरकार ने जो भी खामी कर देती हूँ। नमित जी से इस विषय पर पहले भी बात हुई और भी कई बार हमने डिबेट्स करी है। तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर ये कहते हैं कि डिसीजन लिया इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का, लेकिन उस डिसीजन के लिए किया कुछ नहीं। जो स्कूल्स ऑलरेडी थे बस उन्हीं भवनों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए, कोई नए भवन नहीं बनाए, वहां पर रिसोर्सेज के नाम पर कोई नई भर्तियां नहीं करी। जो ऑलरेडी हिंदी मीडियम के स्कूल्स थे, अब वो कितना पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, किस हिसाब से पढ़ा पा रहे हैं, कुछ नहीं देखा गया। बस वहां पर तैनाती बोर्ड्स लगा दिए गए, लेकिन धरातल पर बच्चों की स्थिति खराब हो गई, इसीलिए पुनर्विचार किया जा रहा है। इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। इस पर फिर मैं बाकी सबका भी रिएक्शन ले लेती हूँ। तो हेल्थ एजुकेशन सेक्टर को लेकर, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर बंद ना कीजिए, कुछ बेहतर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए अगर वो नहीं कर पाए तो। और जोड़ना चाह रहा हूं, भाई मैं मानता हूं कि पिछली सरकार ने शिक्षा को विकलांग करने का काम किया, लेकिन वर्तमान सरकार तो उस शिक्षा को काटने का ही काम कर रही है। जिस हिसाब से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो वो पूरी तरह से शिक्षा को काटने का काम किया जा रहा है। ठीक है, राय सिंह जी का भी छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, फिर नमित जी फाइनल रिएक्शन आपसे ले लूंगी मैं। आप राय सिंह जी इस विषय को लेकर काफी ज्यादा कुछ बोलना चाह रहे थे एजुकेशन सेक्टर को लेकर। ये तो हम भी कहेंगे कि हाँ, इंग्लिश हिंदी हर लैंग्वेज में बच्चा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी बड़े ज़रूरी होते हैं, तो बंद नहीं होने चाहिए। रिसोर्सेज जो पिछली सरकार नहीं प्रोवाइड करा पाई, आप कीजिए, आप भी रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं सवाल आगे। देखिए, मैं दुर्भाग्य मानता हूं इस बात का राजस्थान की जनता और राजस्थान के लोगों का कि हमारे यहाँ पर एक अनक्वालिफाइड जो है वो शिक्षा मंत्री बने हैं और उस आदमी का अपना भगवाकरण करना। और आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा मैं बोलूंगा। नो 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 नो, आपको बिल्कुल इसमें नहीं बोलने दूंगा मैं। आप कैसे बोल दिया? बात सुनना पड़ेगा आपको मेरी। कैसा शब्द इस्तेमाल किया? शिक्षा 450 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। इन्होंने जो स्कूटी पड़ी है तो प्रतिभाशाली छात्रों की सिर्फ भगवान रंग करने के लिए आज वो कबाड़ खाने में पड़ी हुई है। ठीक है, इस शब्द से, और इसके अलावा अनक्वालिफाइड शब्द से आपको आपत्ति है? ठीक है, मैं बताता हूं ना कैसे थोड़ा सा डिसेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, ये शब्द मत यूज करें, उनको अपनी बात
माननीय बोलते हैं ना। ठीक है, ठीक है, माननीय ठीक शिक्षा ठीक मंत्री है सर, इस विषय पर नहीं रहते हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, माननीय शिक्षा मंत्री ठीक है, जी, let him speak, कांग्रेस sir. की शिक्षा माननीय शिक्षा मंत्री जी, संस्कारों का प्रभाव है, ठीक है, जो ये दिखलाता है कि माननीय शब्दों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री ठीक जी, है, बोलिए, हाँ। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हाँ। वो हजारों की तादाद में जो प्रतिभाशाली छात्राएं थी, उनकी जो हजारों की तादाद में जो स्कूटी दी जाती है उनको, वो चूंकि काले कलर की थी आज, इसलिए वो कबाड़ बनने के कगार पे पड़ी हुई हैं। उनको भगवा रंग करवाना है उन्होंने, वो स्कूलों में उन्होंने चालू कर दिया, वो उन स्कूटीज पे भगवा रंग करवाना है। मैंने इसलिए भगवाकरण का आरोप लगाया, आज भी वो धूल खा रही हैं। वो क्यों नहीं देते आप उन बच्चों को? नंबर 1, 450 स्कूल आपने बंद कर दिए। आज आप जो है बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया पूरी शिक्षा व्यवस्था का। जो गरीब बच्चे, जिनके अभिभावक, आज हमारे तमाम ब्यूरोक्रेट्स को देख लीजिए, जो एलिट क्लास के लोगों को देख लीजिए, नेताओं के बच्चों को देख लीजिए, तमाम के तमाम जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। एक गरीब का बच्चा, एक गांव का बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर इंग्लिश माध्यम की वो पढ़ाई करना चाहता था, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री डोटासरा जी ने एक नया वो लेकर के विचार लेकर के आए, और एक शिक्षा के अंदर नई अलग जगाने का उन्होंने काम किया, और गांव के बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के अंदर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसके अंदर उसको पढ़ाने का काम किया। और मैडम आपको बताना चाहता हूं, किसी एक सुनिएगा जरा, शिक्षकों का जहां तक प्रश्न है, वहां पर जो शिक्षक आए, बाकायदा होड़ थी शिक्षकों को उसमें आने के लिए। वहां पे उनकी जो गुणवत्ता थी वो जबरदस्त तरीके से थी, और मुख्यमंत्री और हमारे नेता जब जाते थे उन स्कूलों में, तो छोटी छोटी क्लास के बच्चे इंग्लिश के अंदर फर्राटे से बोलते थे। और दूसरी बात बताता हूं आपको, वही मैं इस पर दूसरी बात आपको बताता हूं, दूसरी बात आपको बताता स्कूल हूं, खोले, अच्छी बात है। आप सुनिएगा ना, इंग्लिश मैं मीडियम सुनिएगा, शिक्षकों मैं आप ही की को बात कर रहा आपने हूं। भर्ती कर दिया। सर हमारा विषय है, इसलिए हमें पता है, हमने उस समय भी बहुत विरोध किया था, और आप विरोध कर रहे हैं। बोलिए ना, आपका नंबर आया, बोलिए तो बोल रहे हैं ना, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? छोड़ना क्या, झूठ ठीक बोल रहा है, हूं। नमित जी आप बात बता करते हो, दीजिए। झूठ बोल देखिए, लीजिए। नमित और जी, क्या झूठ अब सुनिएगा, पूरी तरह से झूठ तो बोल रहे हो। हमारा आपको जो ये नहीं इंग्लिश पता माध्यम स्कूल महात्मा है, गांधी स्कूल कौन से शिक्षा मंत्री इंग्लिश के माध्यम जो कार्यकाल में स्कूल है उसको बंद करने का कुत्सित प्रयास भजनलाल सरकार कर रही है। ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नमित इसका एक जी, सर्कुलर आ गया है आज नमित जी, कम कि से कम हर एक प्रत्येक डीओ को ये मांग लिया गया है कि आप अपने जो जितने भी इंग्लिश माध्यम महात्मा गांधी स्कूल है उनको बंद ठीक करने है, का नमित जी प्रपोजल बना जवाब दे करके दीजिए। और डायरेक्टर को भिजवाइए। इस बजट में हम ऐसी उम्मीद करें शिक्षकों की भर्ती को लेकर, और आप चूंकि खुद इस बात को एक्सेप्ट कर चुके कि जो ऑलरेडी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं हम उन्हें बंद नहीं करेंगे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश को क्लैरिटी नहीं है सर, क्लियर नहीं करती सरकार। जी क्लियर कर रहे हैं हम। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जहां देखिए हम बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारी क्या भाषा है, हिंदी। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, आपको मैं बता दूं, जब इन्होंने नवाचार किया उससे पहले राजस्थान के जो स्कूल थे, उन स्कूलों के हालात ये थे कि वहाँ इंग्लिश के पीरियड्स ही नहीं थे। 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ाई, ABCD, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, 6ठी क्लास से सिखाया जाता था। वहीं पे आपने पहली क्लास में इंग्लिश थोप दी। जिन बच्चों को अपने पिताजी, जो हम हिंदी की बात करते हैं, देखिए राजस्थान में भाषा जो है ग्रामीण भाषा, मैं आपको देखो प्रैक्टिकल बता रहा हूं। अपग्रेड बच्चा ग्रामीण अंचल का भी अंग्रेजी सीखे, ये अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? तो उसको ऐसे नहीं, उसको हाथ पैर बांध के, मुंह पे कपड़ा बांध के नहीं सिखाया जा सकता। आप उसको सिखाइए, एक पीरियड चलिए, 2 पीरियड चलाइए, आप अलग से उसको शिक्षा दीजिए। आप अंग्रेजी शिक्षा की बात देखिए, मैं बात करता हूं, कांग्रेस के शासन में कंप्यूटर शिक्षा आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको लागू किया। तब क्या था, एक पीरियड कंप्यूटर शिक्षा का। मैं खुद पढ़ा हुआ हूं, 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में हमारे कंप्यूटर शिक्षा का, तब हमें क्या बताते थे, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है। नमित जी मुझे आपकी बात समझ ही नहीं आ रही है, थोड़ा ब्रीफली बताइए प्लीज, और भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं कि किस तरह से आपको उसको लागू किया जाता है। आप एकदम से उसको लागू नहीं कर सकते। आपने थोप दिया कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, इंग्लिश में जो वहाँ टीचर्स है उनको खुद को इंग्लिश नहीं आती थी, अंग्रेजी के आप अध्यापक की भर्ती निकालते, आप वहाँ स्ट्रक्चर बनाते, उसके बाद करते, तब लगता है पढ़ना चाहिए हिंदुस्तान का। वही मेरा सवाल यही कि सर बजट आज आने वाला है, बजट आज आने वाला है, तो होना चाहिए ना सरकार को एजुकेशन सेक्टर के लिए। मरने वाला तो हमारे जैसे अभिभावक है। नहीं सर, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, थोड़ा सा नंदनी जी, मैं एक लाइन बोलूंगा, मैं एक ही लाइन बोलना चाहता हूं। हमने महात्मा गांधी इंग्लिश माध्यम स्कूल के लिए वैकेंसीज निकाली, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं, 1500 से ज्यादा शिक्षकों की मतलब सिलेक्शन हो चुका है,
और ये सरकार ने दिसंबर के बाद से वो शिक्षक आज भी, उनको जिले भी शायद अलॉट हो गए होंगे, आज भी वो शिक्षक जो हैं वो उन महात्मा गांधी विद्यालयों में लगने की लाइन में खड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए भैया, बात सुनिएगा, अरे बात सुनिएगा, बीच में बोले क्या, आपका प्रॉब्लम क्या है यार, क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो 1500 शिक्षक आज महात्मा गांधी स्कूल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन समस्या यहां है कि महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने का मामला चल रहा है, इसलिए इस सरकार ने उन शिक्षकों की नियुक्ति पे होल्ड कर रखा है। नहीं, अब वही तो बात है ना कि आप एक साल से डिसीजन मेकिंग में भी आप देखिए कई चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट में, ऐसा ही भर्ती का क्या होगा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का क्या होगा, अब जिलों को लेकर भी बहुत समय लगा दिया डिसीजन लेने में, एकदम से इन्होंने तमाम बंद करने का काम किया है, इन्होंने खत्म करने का काम किया है, इन्होंने बनाने का कुछ काम किया ही नहीं। ठीक है, ये विध्वंसकारी लोग हैं, इन्होंने विध्वंस के अलावा कुछ किया ही नहीं एक साल के अंदर। जी अभिषेक जी, फाइनल रिएक्शंस एक बार बजट को लेकर आप लोग भी दे दीजिए। एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स एक्सपेंशन, मेट्रो एक्सपेंशन, सब चीजें जरूरी हैं। अभिषेक जी पहले आप बताइए, फिर नमित जी बोलिए। मेरा तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है राजस्थान सरकार से, राजस्थान सरकार केवल और केवल अभिभावकों को बचाने का, उनको जागरूक करने का, विद्यार्थियों के भविष्य को बनाने का और शिक्षा के सम्मान का अगर कार्य करती है तो मैं साधुवाद करूंगा और उनको चरण स्पर्श करूंगा। ठीक है नमित जी, फाइनल रिएक्शन दीजिए जल्दी। देखिए जो बजट आने वाला है वो सर्वव्यापी, सर्व समावेशी, सर्वहितैषी बजट आएगा। राजस्थान की जिस नई ऊंचाइयों की हम बात करते हैं उस पर लेकर जाएगा, और नया राजस्थान जो हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो महानगर की हम जो बात करते हैं, जयपुर की जो मेट्रो सिटी की जो हम बात कर रहे हैं, जो जयपुर का स्ट्रक्चर आगे बढ़े और जो जयपुर राजस्थान की राजधानी है उसको लेकर भी बहुत कुछ आने वाला है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि हो, किसान हो, शिक्षा के क्षेत्र के लेकर हम बात कर रहे हैं, रोजगार, उद्योग धंधे, प्राइवेट सेक्टर और चिकित्सा, पंचायती राज, जो भी क्षेत्र है सबके लिए बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, एक बार राय सिंह जी का और रिएक्शन ले लेते हैं। सर, सलाह, एक अच्छी सलाह क्या देना चाहेंगे सरकार को, थोड़ा सा ब्रीफली बताइए। देखिए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अपने जिले के लिए जो घोषणाएं करी पिछले बजट के अंदर, उसमें चाहे बस स्टैंड की बनाने की बात हो, चाहे भरतपुर के अंदर तमाम दूसरी तरह से काम करने की बात हो, एक पैसा कहीं खर्च नहीं हुआ और कुछ भी काम हुआ भी नहीं। सच तो ये है कि ये पूरी की पूरी सरकार, ये पर्ची सरकार जिसको हम कहते हैं, जो हर हफ्ते के अंदर 4 बार दिल्ली में पर्ची लेने जाते हैं, ये कंप्लीटली एनपीए सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग असेट है ये पूरी की पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए। और पूरा का पूरा जो शिकंजा है, पूरा जो पावर सेंटर है वो ब्यूरोक्रेसी के पास है। सलाह मांगी थी, आप लगातार मैं वही सलाह ही दे रहा हूं, मैं वही सलाह दे रहा हूं, मैं उसी की भूमिका बता रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से निकल करके दिल्ली में इनके नेताओं की पर्ची का इंतजार किए बगैर अपने लेवल पे कुछ निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। राजस्थान की 6-7 करोड़ जनता जो है वो उनके मुंह की तरफ तक लगा के देख रहे हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं। ठीक है सर, अब समय से निकले बाहर। ठीक है, रफीक खान जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिलसिला नेताओं का लगातार जारी है, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, बजट की कॉपीज भी पहुंच चुकी हैं और आपको थोड़ी देर में तस्वीरें नजर आएंगी, दिया कुमारी बजट के साथ नजर आएंगी। रफीक खान क्या? और गतिरोध जारी है। हम फिर से सरकार से मांग करेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री ने जो बयान दिया है उस पर सरकार जवाब दे और पूरे राजस्थान को बताए क्या ये सही है कि एक सरकार का सबसे सीनियर मंत्री ये आरोप लगाए कि सरकार उनका फोन टेप करा रही है, उनको आजादी से नहीं रहने दे रही है। आज